कहानी कुर्सी की में आइए, पहले महाराष्ट्र की बात अब करते हैं। महाराष्ट्र से एक खबर आई है, क्योंकि आपको बता दें अजीत पवार नाराज चल रहे थे, ऐसी चर्चाएं जोरों पर थी और माना जा रहा था कि उनकी 2-3 मांगे हैं। अभी वहां पर 14 मंत्रियों की गुंजाइश और थी, माना जा रहा था कि वो उसके लिए कैबिनेट में और जगह और बर्थ की मांग कर रहे थे। दूसरा, पुणे का पालक मंत्री कौन होगा, ये उनकी एक प्रमुख मांग थी। तो अब पालक मंत्रियों की जो 11 जिले हैं उनके लिए एक लिस्ट जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से, और उसमें पुणे का पालक मंत्री अजीत पवार को बना दिया गया। पालक मंत्री की क्या भूमिका होती है अभी आपको हम ये भी बताएंगे, लेकिन ये अजीत पवार की एक प्रमुख मांग थी। क्यों ये बात उठी कि वो नाराज हो गए, क्योंकि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। हर मंगलवार को वहां कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो माना जा रहा था कि अजीत पवार रूठ गए, नाराज हो गए हैं और वो दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो दिल्ली आए, कल देर रात वो वापस पहुंचे हैं मुंबई, यहां उनकी गृहमंत्री के साथ बैठक हुई। तो माना जा रहा था ये सब कुछ इसी सिलसिले में हो रहा है। और उनके मुंबई पहुंचने के बाद फिर अब ये लिस्ट जो है जारी हो गई। पुणे से अजीत पवार होंगे पालक मंत्री, और जो वहां जो इससे पहले होते थे गार्जियन मिनिस्टर, वो चंद्रकांत दादा पाटिल, वो अब अमरावती के गार्जियन मिनिस्टर जो हैं वो बना दिए गए। तो पहले तो गार्जियन मिनिस्टर क्या होता है, क्यों चाहते थे अजीत पवार कि ये गार्जियन मिनिस्टर उनको बनाया जाए? पालक मंत्री का इतना महत्व है कि जब अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आने का निर्णय हुआ था, तब अजीत पवार ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मंत्रिमंडल की संख्या तो ठीक है, लेकिन मुझे 4 जिलों का पालक मंत्री का पद भी चाहिए होगा उसके साथ ही। उसमें उन्होंने पुणे को मांग की थी, उन्होंने बीड की मांग की थी, उन्होंने नासिक की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे पालक मंत्री, मुझे मेरे कैबिनेट के लोगों को बीड से धनंजय मुंडे हो गए। हाँ, धनंजय मुंडे वो वहां से ही है। जो उनके साथ 4 जगह से उन्होंने पहले ही कहा था कि यहाँ के मुझे पालक मंत्री का पद भी चाहिए, क्योंकि पालक मंत्री महाराष्ट्र की राजनीति में पालक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर होता है। वहां के जो कोई भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, कोई भी योजनाएं होती है, वो पालक मंत्री बताते हैं और उसी हिसाब से वहां योजनाएं होती है। तो बेसिकली पालक मंत्री उस क्षेत्र को कंट्रोल करता है, और जो पालक मंत्री होता है उसका क्षेत्र में दबदबा होता है, राजनीतिक रूप से उसका वो लाभ लेता है अपने पार्टी के लिए। अजीत पवार पुणे से लंबे समय से राजनीति करते रहे, 20 साल से उनका ही पालक मंत्री हमेशा रहा है, जब तक वो सरकार में रहे। तो वो नहीं चाहते थे कि वह भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत पाटिल, पुणे, मुंबई के बाद पुणे बहुत बड़ा शहर है, कि वहां के वो पालक मंत्री बने। तो उनकी नजर उसके ऊपर थी और इसलिए वो दबाव बना रहे थे। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी दोनों जो अनबन चल रही थी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में, मुख्यमंत्री ने वॉर रूम बनाया हुआ था, जहां जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां मुख्यमंत्री वॉर रूम में बैठ के अपने चीफ सेक्रेटरी अधिकारी का कंट्रोल करते हैं। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, एमएमआरडीसी के प्रोजेक्ट है, सारे बड़े प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री कंट्रोल करते हैं। अजीत पवार ने उसी के समानांतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बना दिया था, और वो भी उन्हीं अधिकारियों को बिठाकर उसी प्रोजेक्ट की समीक्षा करते थे। तो ये अधिकारियों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो सीएम को रिपोर्ट करे या डिप्टी सीएम को रिपोर्ट करे। तो दोनों के बीच में इस चीजों को लेकर भी तनाव उत्पन्न हुआ था। हालांकि बाद में सामंजस्य निकाला गया कि बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर अजीत पवार कोई निर्देश नहीं देंगे, सीएम से उनकी चर्चा हो जाएगी, वो उस पर चर्चा जरूर करेंगे लेकिन निर्देश नहीं लेंगे। तो बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर इन चीजों को लेकर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच खींचतान चल रही थी। हालांकि कैबिनेट विस्तार का भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार अभी लटका हुआ है, 14 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। और शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे के विधायक वो भी चाहते हैं कि अभी मंत्री बनना है, उनके भी मंत्री बनना है, अजीत पवार को भी मंत्री बनना है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक भी चाहते हैं कि वो मंत्री बने। अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा है, तो मंत्रिमंडल विस्तार भी आपस में सहमति अगर बीजेपी चाहती कि 10 बर्थ अपने पास वो रखे और 2-2 जो है अपने साथियों को। हाँ, लेकिन इसके लिए तैयार होना चाहिए। मतलब अभी आपने बोर्ड का भी गठन नहीं किया, तो दोनों को ये डर है कि सबसे ज्यादा तो एकनाथ शिंदे को डर है कि अगर उनके विधायकों को बराबर मंत्री नहीं बनाया गया या बोर्ड का नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो वापस। फिलहाल ये टसल हल कर ली गई है। फिलहाल इसका समाधान निकाल दिया गया है। अब देखते हैं कैबिनेट मंत्री का विस्तार ये कब करते हैं और किस तरीके से करते हैं। जी ठीक, लेकिन ये रूठने बनाने का सिलसिला जो है सरकारों के अंदर अब खासकर महाराष्ट्र में तो इतनी उठापटक हो चुकी है कि लगता है जनता अब थोड़ा ऊब जाएगी जल्दी। पहले कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, अब 3-3 लोग हैं सरकार के अंदर। वो सुप्रिया सुले ने कहा ना, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। त्रिपाठी जी ने याद दिलाया कि नहीं, चौथा इंजन भी है। 4 इंजन है। नहीं, 3 तो वही है, एक यहाँ दिल्ली वाला तो है ही। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि सबको अपना अपना हिस्सा बड़ा करना है। ये जो गार्जियन मिनिस्टर, पालक मंत्री महाराष्ट्र में होता है, ऐसे ही सभी राज्यों में। और इसको आप और अच्छे से समझना हो तो ऐसे समझिए कि 2014 के चुनाव से पहले अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। यानी सारे टिकट तय करना, कहां से कौन लड़ेगा, किसका टिकट कटेगा, वो तय करना। ऐसे ही जो गार्जियन मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट के फंड्स को कंट्रोल करता है।
महाराष्ट्र में योजनाएं जाएंगी तो जिन योजनाओं को किसी जिले में ले जाना होता है, इस वजह से गार्जियन मिनिस्टर का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो समीर जी ने कहा वो एकदम ठीक बात है कि पुणे को लेकर, लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव एक कदम पीछे खींचे हैं। पुणे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांग होल्ड वाली जगह है। पुणे में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबदबा है। ठीक है कि शरद पवार और अजीत पवार की राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन यहाँ सांसद है, यहाँ पीछे किया है अपने आप को भारतीय जनता पार्टी ने। अब सवाल यहाँ यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव तक ऐसे और समझौते करने जा रही है, या इसको हम ये माने कि ठीक है अब संतुष्ट कर दिया गया है, अब भारतीय जनता पार्टी को दूसरी चीजों पर नजर है, बड़ी चीजों पर, इसलिए छोटी छोटी चीजें उसको छोड़ देगी। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा सवाल है, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। देखिए वैसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, जो वहां झेल रहा है उसके लिए मुसीबत है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, शिवसेना के मुख्यमंत्री वहां पर हैं, तो वो अपने हिस्से अपना हिस्सा जो है वो दिखाना चाहते हैं और अपना असर्ट भी खूब करते होंगे वहां पर। और अब आ गए हैं अजीत पवार। अजीत पवार अगर पर्सनालिटीज के हिसाब से देखें तो शायद इन तीनों में एक दबंग, सबसे ज्यादा दबंग जो है वो माने जाते हैं। तो इस लिहाज से तीन पर्सनालिटीज का भी गठबंधन की राजनीति के अपने अपने संकट भी होते हैं, अपना अपना धर्म भी होता है, और फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है वही सबको मनाने का, सबका काम करना है। इसके एक्चुअली गार्जियन पार्टी कौन है? गार्जियन पार्टी बीजेपी है, और उसको लीड जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कर रही है। तो उसको देखना होता है कि पार्टी का तिजोरी की चाबी तो हमारे पास है ना, अब बाकी सब लोग एक एक कमरा ले लें तो उसमें कभी 1.5 कमरा भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद इसमें क्या रहा, इस पूरे गठबंधन का बनाने का? जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता है माने जाते रहे शिवसेना के उद्धव ठाकरे, उनको आपने सत्ता से हटा दिया। दूसरे बड़े नेता जिन्हें देश का चाणक्य माना जाता है और महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा माना जाता है शरद पवार, उनको एक बड़ा झटका दे दिया। तो ये दोनों बड़े पॉलिटिकल फायदे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। बाकी अब ये छोटी छोटी चीजें चलती रहती है। एक गार्जियन मिनिस्टर पावरफुल होता है, उसे एग्जीक्यूटिव किंग कहते हैं, क्योंकि वो सारा एग्जीक्यूशन कर रहा है। लेकिन फिर भी आपके पास एक बड़ा कैनवास है जिस पर आपको काम करना, और आपके दो मकसद पूरे हो ना। उद्धव ठाकरे को हटाना ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी बात। आप सोचिए 20 साल पहले आप जूनियर पार्टनर होते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहब ठाकरे ने गठबंधन किया है तो बीजेपी उसका जूनियर पार्टनर होता था। आप वहां से बराबर पर आए, फिर आप बड़े हो गए और अब आपने उनको आउट कर दिया। अब पुणे को लेकर मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं आपको सर, कि पुणे में अजीत पवार इतना जोर क्यों दे रहे हैं। अजीत पवार चाहते हैं कि उनके बेटे को पुणे से टिकट दे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरीश बापट की वहां से डेथ हो गई है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दबदबे की, और राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी वहां कॉर्पोरेशन में अच्छा होल्ड है। अजीत पवार की पूरी कोशिश है कि पुणे से भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को चुनाव लड़वाए या सीट उनके खाते में जाए। इसके बदले में वो 2 मंत्री पद छोड़ सकते हैं, वो 2 कोई अन्य लोकसभा छोड़ सकते हैं। वो अपने बेटे को पुणे से लोकसभा सांसद बनाना चाहते हैं, और उसी रणनीति के तहत उन्होंने दबाव देकर अभी अपना पालक मंत्री बनवाया है। और चुनाव के समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करके कुछ ज्यादा हिस्सा छोड़ के पुणे की सीट लेना चाहेंगे कि जिससे उनका बेटा वहां से सांसद बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुणे की सीट की स्थिति में नहीं छोड़ेगी। ये बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार वाली सीट है, उसको वो कतई छोड़ने वाले नहीं है। नागपुर के बाद अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता में कोई स्थान है तो पुणे है, उस सीट को छोड़ने वाली नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो इस गठजोड़ को सरकार में, जो विधानसभा है वो चल सकती है, लेकिन लोकसभा के समय सीटों में बहुत मुश्किल होने वाली है। ऐसी कम से कम 10 सीटें हैं जहां दोनों तरफ से अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगाई जाएगी। अब कौन कहां कितना झुकेगा, या जिसको कहते हैं ना, जो अभी विजय जी ने कहा कि जिसके पास खजाने की चाबी वो तय कर देगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट देगा, तो हो सकता है कोई रास्ता निकले। लोकसभा में हमेशा राष्ट्रीय पार्टी का जो है ना हिस्सा बड़ा होता है, इसलिए जो रीजनल पार्टीज है उनको विधानसभा में मंत्री पद में वो एडजस्ट करते हैं कि भाई ठीक है उसको चलाया जाए। आज आपने मुख्यमंत्री भी अपना नहीं रखा, उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला अंतिम होगा, इसको मानना चाहिए। ये समझ उनको भी है कि ठीक है हम अपने यहाँ पर जो व्यवस्था उसको चलाते रहे। अभी क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई रीअलाइनमेंट होना बाकी है क्या, चाहे शरद पवार की भूमिका हो या कुछ और? नहीं, बेसिकली शरद पवार तो अभी दोनों नाव में पैर रख के चल रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का निर्णय नहीं आया है कि पार्टी का सिंबल किसके पास जाएगा, अभी तो उसका डिसीजन होने वाला है दोनों ही पार्टियों का। वैसे लाइटर नोट पे समीर जी आप बात पूरी कीजिएगा। क्या पवार साहब की अब उम्र है कि वो नाव वगैरह पे पैर रखकर चलें? 2 नाव पे आप कह रहे हैं, अब थोड़ा स्थिर होकर बैठने का समय नहीं है उनको? तो
राजनीति संन्यास लेने का समय भतीजा कह चुका है, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी ये चुनाव आयोग का निर्णय होगा, उसके बाद एक बड़ा निर्णय तय होगा कि लगभग ये तय है कि अजित पवार को चुनाव चिन्ह चला जाएगा, बड़ी पार्टी उनके पास है। अब उसके बाद शरद पवार क्या करते हैं, चुनाव आयोग दे देगा सब कुछ, तो क्या वो अजित पवार के साथ चले जाते हैं बेटी के भविष्य को देखने के लिए? इसकी गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है, इस बात की पूरी गुंजाइश है कि अंतिम समय में वो कह सकते हैं कि ठीक है, अब मैं संन्यास लेता हूं। उनका फोकस सुप्रिया सुले है। ये हो सकता है, और ये बात शिवसेना भी जानती है, उद्धव ठाकरे गुट भी जानता है, ये कांग्रेस भी जानती है, और इसलिए कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव गुट है वो शरद पवार पे बिल्कुल भी नहीं भरोसा कर रहा, और उन्होंने 48 सीटें आपस में बांट ली है कि इन चुनाव सीटों पे हमें लड़ना है, शरद पवार को इसमें शामिल नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। और तो इधर बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री सीटें और बांट ली है शरद पवार के साथ। नहीं, वो तो मालूम है। मुख्यमंत्री और उनके विधायकों का भी तो फैसला करना है स्पीकर को। हाँ, तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट का आ गया है ना कि आप इतना मतलब लंबे समय तक आप इसका इंतजार टाल नहीं सकते। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इसका फैसला आएगा और संभवतः वो एकनाथ शिंदे के फेवर में जाएगा। उसके बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो फिलहाल ये तय है कि यह फैसला एकनाथ शिंदे के फेवर में जाने वाला है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे। तो फिलहाल उसको लेकर, सरकार को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जी, ठीक है। बहुत ये माना चर्चा इस बात की भी थी कि भाई आधी आधी पार्टियां दोनों तरफ बटी हुई हैं। शिवसेना जो है वो अभी भी असली विरासत जो है उद्धव ठाकरे के पास है। उधर ये कहा जाता था कि भाई शरद पवार साहब जब तक हैं तब तक किसी और की एनसीपी हो नहीं सकती। ये सब बदल असली गया है विरासत की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब हम अब भी वही वंशवादी पार्टी के कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। तो कोई शक असली है सर विरासत इसमें? की क्या बात है? यही बात जो आप कह रहे हैं, देखिए ठीक यही बात मोदी जी बार बार समझा रहे हैं लोगों को। भाई असली आपने विरासत जो का, कहा, हाँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक बात विरासत डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेसी में तो जिसके पास बहुमत है, जिसके पास विधायक है, जिसके पास सांसद है, जिसके पास कार्यकर्ता है, उसकी पार्टी है। नहीं सर, बात पोस्टर में तस्वीर किसकी है वो भी तो है ना। तो इधर से दोनों शिवसेना जो है वो बाला साहब की ठाकरे साहब की तस्वीर लगा के चलती है, तो विरासत की बात क्यों नहीं होगी? और वहां शरद पवार कह रहे मेरी फोटो मत लगाना। नहीं, लेकिन मुझे लगता है, देखिए बाला साहब ठाकरे की विरासत राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में जब था तब स्पष्ट तौर पर आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के पास से। लेकिन जब परिवार के बाहर कोई ताकतवर नेता होता है और एक बार वो असर्ट कर देता है, तो भारतीय राजनीति में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं कि उसके साथ जनता जाती है। अब सवाल यहां यह है कि क्या शिंदे उसको स्टैंड करेंगे? अभी तक जो दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की मदद से वो उसको करते दिख रहे हैं। जहां तक एनसीपी की बात है, एनसीपी में मुझे कोई संदेह नहीं दिखता, बार बार लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं दिखता कि अगर अजीत पवार का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो कहें कि चाचा जी महान हैं, फिर से चले जाएं, ये स्थिति एक छोड़ दें। अगर अजीत पवार उनके साथ नहीं जाएंगे तो शरद पवार मतलब अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो 5 जिले थे वहां की राजनीति में भी वो लगभग शून्य होने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।